राधिकापुर गांव में दो बहनें पिंकी और रिंकी अपनी चाची के साथ ही रहती थी, क्योंकि कुछ समय पहले पिंकी और रिंकी के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तभी से पिंकी और रिंकी अपने चाचा चाची के साथ ही रहा करती थी। पिंकी और रिंकी की चाची कामिनी बहुत ही खड़ूस और चालाक औरत थी। पिंकी और रिंकी के अपने घर आ जाने के बाद उसने अपनी नौकरानी को निकाल दिया और दोनों बहनों से बिल्कुल नौकरानी की तरह काम करवाती थी। कामिनी की भी एक बेटी थी कोमल, जिसे कामिनी बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन कोमल आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे येलो कलर का ब्रांडेड लहंगा चाहिए। आपको पता है ना, सविता आंटी की बेटी की शादी है और आज हल्दी है, और आज हल्दी के फंक्शन में सभी लोग येलो कलर का लहंगा पहनकर जाने वाले हैं। इसलिए मुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे आगे कोई भी मुझसे ज्यादा सुंदर दिख पाए। क्यों नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिलाऊंगी, ठीक है। कोमल खुश होकर चली जाती है। फिर शाम को कामिनी अपनी बेटी को लहंगा दिलाने के लिए मार्केट जा रही थी। तभी पिंकी अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप शॉपिंग करने जा रही हैं? चाची जी, मेरे और रिंकी के कपड़े बहुत पुराने हो गए हैं और फट गए हैं। आप हम दोनों बहनों के लिए भी कोई सस्ते से कपड़े ले आना। वैसे तो सविता आंटी की बेटी की हल्दी के फंक्शन में लहंगा ही पहन कर जाना है। अगर कोई सस्ता सा लहंगा मिल जाए तो हमारे लिए भी ले आना। हाँ, सविता आंटी की बेटी की मेहंदी के फंक्शन में लहंगा ही पहन कर जाना है, मगर वहाँ तुम दोनों नहीं जाओगी। वहाँ सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही जाएंगे, और मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही लहंगा लेने जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई कपड़े लेकर नहीं आऊंगी। जो है उसी से अपना गुजारा चलाओ। अब चल, मेरा दिमाग मत खराब कर। बहुत सारे गंदे कपड़े रखे हैं, जा पहले जाकर उन्हें धो डाल और उसके बाद पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना। चल अब हट, मनहूस। हाँ। ऐसा कहकर कामिनी अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। बेचारी पिंकी और रिंकी चुपचाप अपना काम करने लग जाती है। तभी रिंकी पिंकी से कहती है, दीदी, चाची हमारे ऊपर कितना अत्याचार करती है। हमें सिर्फ एक टाइम का ही खाना देती है, और वो भी बचा कुचा, और हमें पहनने के लिए अपनी बेटी के पुराने कपड़े देती है। अब तो वो कपड़े भी घिसकर फट चुके हैं, और हमसे पूरा दिन काम करवाती है। अगर पिताजी की आखिरी इच्छा न होती तो हम यहाँ पर कभी ना रहते। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, मगर हम क्या कर सकते हैं। अब तो रूखा सूखा खाकर फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा करना पड़ेगा। हम तो सविता आंटी की बेटी के हल्दी में भी नहीं जा सकते। पड़ोस की सभी लड़कियां जा रही हैं येलो कलर का लहंगा पहनकर, मगर हमारी किस्मत कहाँ। हाँ दीदी, मुझे राधिका ने बताया। मेरा भी बहुत मन था लहंगा पहनकर जाने का, मगर हम नहीं जा सकते। ऐसा कहकर दोनों बहनें उदास मन से अपने कामों में लग जाती है। फिर अगली सुबह शाम को कोमल येलो लहंगा पहनकर सविता आंटी की बेटी की हल्दी में जा रही थी। तभी पिंकी कहती है, चाची जी, आप लोग फंक्शन में जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ पर कितना समय लग जाएगा। आप हम दोनों बहनों को कुछ खाने के लिए दे जाइए, वरना हम आपके आने तक भूखे रह जाएंगे। तभी कोमल कहती है, मम्मी, ये दोनों मनहूस बहनें हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट देती हैं। हम लोग कितना खुशी खुशी जा रहे थे। अगर ये एक समय खाना नहीं खाएंगी तो मर नहीं जाएंगी। अब आप इन्हें खाना देने में समय लगाएंगी। हाँ मेरी बच्ची, इन दोनों मनहूस लड़कियों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। क्यों रे पिंकी, अगर आज तुम दोनों बहनें खाना नहीं खाती तो मर नहीं जाती। वैसे भी हम दोनों माँ बेटी ने बाहर से बर्गर मंगाकर खाया था, अब तो कुछ बचा नहीं है। अरे मम्मी जी, आपने हमारे टॉमी शेरू के लिए जो रोटी रखी है वो इस मनहूस लड़कियों को दे दो। हाँ सही कह रही है बेटी। चल पिंकी, तू भी क्या याद रखेगी, शेरू ने अभी वो रोटी नहीं खाई। तुम दोनों बहनें आधी आधी वो रोटी खा लेना। ऐसा कहकर कामिनी और कोमल चली जाती है। इधर पिंकी और रिंकी को बहुत दुख होता है कि चाची ने उसे कुत्ते की रोटी खाने को दी। पिंकी बहुत रोती है और अपनी माँ के तस्वीर के सामने बैठकर उनसे कहती है, माँ, आप देख रही हो ना, चाची हम दोनों बहनों पर किस प्रकार अत्याचार कर रही है। और आज तो चाची ने हद ही पार कर दी, हमें कुत्ते की झूठी रोटी खाने को दी। अब बताओ माँ, हम कुत्ते की झूठी रोटी कैसे खा सकते हैं। चाची और कोमल हल्दी के फंक्शन में कितना एंजॉय कर रही होंगी,
नए नए तरह के पकवान खा रही होंगी और हम कुत्ते की झूठी रोटी खाएं। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है। ऐसा कहकर पिंकी और रिंकी रोने लगती हैं। तभी पिंकी और रिंकी के माँ के तस्वीर से आवाज आती है, मेरी प्यारी बच्चियों, इस तरह से मत रो। मुझे तुम्हारा इस तरह से रोना नहीं देखा जा रहा। मैं जानती हूँ कामिनी और कोमल तुम लोगों पर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है, मगर मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम सविता बहन की बेटी के हल्दी के फंक्शन में जरूर जाओगी। नहीं माँ, हम नहीं जा सकते। हमारे पास ढंग के कोई कपड़े हैं ही नहीं। आप तो स्वर्ग से सब देख रही हैं। हमारे पास कैसे फटे पुराने कपड़े हैं। हाँ, मेरी बच्चियों, मुझे सब पता है, मैं सब देख रही हूँ। आज मैं तुम दोनों बहनों को जादुई 2 लहंगे देती हूँ। क्या कहा माँ? आप हम दोनों बहनों को जादुई 2 लहंगे दोगी? माँ, आप बहुत अच्छी हो। एक माँ ही अपनी बेटी के दुख तकलीफ को समझ सकती है। इस दुनिया में अपनी माँ की तरह अपनी बेटी को कोई नहीं समझ सकता। पिंकी और रिंकी, बेटी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मैं तुम्हें 2 लहंगे तो दे रही हूँ, मगर ये लहंगे कामिनी और कोमल के हाथ नहीं लगने चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम हल्दी के फंक्शन में तो जरूर जाओगी, मगर वहाँ तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि इस लहंगे के पहनते ही तुम दोनों बहनें बेहद खूबसूरत हो जाओगी। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बहनें सब समझ जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर दोनों बहनें जैसे ही उस लहंगे को पहनती है, दोनों बहनें अप्सरा जैसी खूबसूरत हो जाती है। फिर दोनों बहनें वो लहंगा पहनकर खुशी खुशी हल्दी के फंक्शन में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद हर किसी की नजर पिंकी और रिंकी से हटती ही नहीं, लेकिन कोई भी पिंकी और रिंकी को पहचान नहीं पाता। फिर अगले दिन कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ, पता नहीं वो दोनों लड़कियाँ कहाँ से आई थी। मैंने इतना महंगा और ब्रांडेड लहंगा खरीदा ताकि सबकी नजर मुझ पर से हटे ही ना, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कोमल बेटा, दोनों के लहंगे कितने ज्यादा चमक रहे थे। ऐसे लहंगे तो मैंने आज तक नहीं देखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी महल की राजकुमारियाँ आई हो। माँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बिल्कुल वैसा ही लहंगा चाहिए जैसा वो दोनों लड़कियाँ पहन कर आई थी। आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। इधर पिंकी और रिंकी दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर बहुत हंसती है। तभी रिंकी पिंकी से कहती है, दीदी, उन दोनों बेवकूफों को पता ही नहीं, और राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़कियां तो हम ही थे। रिंकी, गलती से भी ये बात कोमल और चाची को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हें पता है ना माँ ने क्या कहा था। हाँ दीदी, मुझे पता है, लेकिन अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो मैं जादुई लहंगा पहनकर जा रही हूँ खाना मांगने। ऐसा कहकर रिंकी अपनी माँ की दी हुई जादुई लहंगा को पहनकर खाना मांगती है, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि इस लहंगे से तुम जो कुछ भी मांगो, ये लहंगा तुम्हें सब देगा। रिंकी के खाना मांगने पर लहंगे से बहुत सारे पकवान प्रकट हो जाते हैं। तभी कुछ समय बाद कोमल वहाँ से गुजरती है और रिंकी को इतना सुंदर लहंगा पहने देख लेती है, और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि इनके पास जादुई लहंगे हैं, और हल्दी के फंक्शन में जो 2 लड़कियां आई थी वो यही दोनों थी। फिर कोमल तुरंत ही ये बात जाकर अपनी माँ कामिनी को बताती है। तभी कामिनी ये सब सुनकर कहती है, कोमल बेटा, क्या तू सच कह रही है? उन दोनों मनहूसों के पास जादुई लहंगा है। बेटी, हम उनसे ये जादुई लहंगा चुरा लेंगे, क्योंकि उन पर सिर्फ तेरा और मेरा ही हक है। फिर जादुई लहंगे से हम माँ बेटी बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर कामिनी और कोमल रात होने का इंतजार करती है, और जब रात हो जाती है और दोनों बहनें सो रही होती है, तो चुपके से कामिनी उनके कमरे में घुसकर उनका वो लहंगा चुरा लेती है। फिर अपने कमरे में आकर कोमल जैसे ही वो लहंगा पहनती है, कोमल बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है, और कामिनी भी बहुत बदसूरत हो जाती है। तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, कामिनी और कोमल, तुम दोनों बहुत ही लालची और बुरे इंसान हो। ये जादुई लहंगा तुम जैसे लोगों के लिए नहीं था। ये लहंगा सिर्फ अच्छे वो नेक दिल लोगों के ही काम आते हैं। अब तुम्हारी बेटी और तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही बदसूरत रहोगी। ये सुनकर दोनों माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास होता है,
और दोनों बहुत रोती है। तभी इधर पिंकी और रिंकी की आंख खुल जाती है और दोनों अपने कमरे से उठकर बाहर आते हैं। वो कामिनी और कोमल के पास जादुई लहंगा देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी पिंकी कहती है, चाची जी, ये लहंगे हम दोनों बहनों को हमारी स्वर्गवासी माँ ने दिए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि ये लहंगा आप दोनों के हाथ नहीं लगने चाहिए। हमने इन्हें छुपाने की बहुत कोशिश की ताकि ये लहंगा आपके हाथ न लगे और आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, मगर फिर भी आपको इसका पता चल ही गया और आपने इसको चुरा लिया। ये आपको आपकी गलती का ही परिणाम मिला है। अब आप दोनों माँ बेटी हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही बदसूरत रहेंगी, पर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपके साथ कुछ गलत हो। पिंकी और रिंकी, प्लीज मुझे और मेरी बेटी को माफ कर दो। हमने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा के लिए बदसूरत रहूं, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है क्योंकि ये मेरे कर्मों की सजा है। पर मैं आज से तुम दोनों को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दूंगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है बेटी। हाँ पिंकी और रिंकी, मुझे भी अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैंने हमेशा तुम्हें अपने घर की एक नौकरानी समझा, तुम्हें कभी भी अपनी बहन नहीं माना, पर आज से तुम दोनों मेरी बहनें हो। उन दोनों माँ बेटी को सच्चे दिल से माफी मांगता देख जादुई लहंगा उन्हें फिर से पहले की तरह कर देता है। तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, कामिनी और कोमल, तुमने सच्चे दिल से माफी मांगी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले की तरह कर दिया और तुम्हें एक और मौका दिया। अब तुम इन दोनों बहनों के साथ अच्छे से रहना। इतना कहकर वो जादुई लहंगा गायब हो जाता है। फिर उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी उस दोनों बहनों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है और उन्हें भी एक माँ की तरह प्यार देती। ये कहानी एक मेघा नाम की लड़की की है। मेघा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेघा अपनी माँ के साथ रायपुर नाम के गांव में रहती थी। मेघा की माँ रायपुर के सबसे बड़े सेठ मोतीलाल के यहाँ काम करती थी। मेघा की माँ निर्मला को सेठ के घर काम करते करते कई साल बीत गए थे। मेघा जब 2 साल की थी तब उसके पिता का देहांत हो गया था। मोतीलाल की भी एक बेटी थी जिसका नाम रानी था। रानी मेघा के उम्र की ही थी। अगर निर्मला कभी काम पर नहीं जा पाती थी तो अपनी जगह अपनी बेटी मेघा को भेज देती थी। इसी तरह एक सुबह मेघा मोतीलाल के यहाँ काम करने जाती है। तभी मोतीलाल की पत्नी मेघा से कहती है, आज तू आई है मेघा, निर्मला कहाँ है? मालकिन, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें बहुत तेज बुखार हो रहा था, इसलिए मैंने उनको दवाई देकर आराम करने के लिए बोला है। अच्छा ठीक है, अब फटाफट घर के काम कर ले और हाँ, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। हाँ में सिर हिलाकर मेघा घर के कामों में लग जाती है। रानी पहले से ही मेघा से बहुत ईर्ष्या करती थी। रानी दिखने में मेघा की तरह खूबसूरत नहीं थी। यही कारण था कि वो मेघा से बहुत चिढ़ती थी। मेघा को काम करता देख रानी अपने मन में सोचती है, अच्छा जी, तो आज ये मैडम आई है काम करने, इसको तो अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा सोचकर रानी मेघा से कहती है, ओ मेघा, जरा मेरी ये ड्रेस प्रेस करके तो ला देना, और हाँ जल्दी, मुझे इसे पहनकर पार्टी में जाना है। अभी कर देती हूँ रानी, लाओ दो। मेघा रानी की ड्रेस लेकर उसे प्रेस करने लगती है। तभी मोतीलाल की पत्नी मेघा को आवाज लगाती है, मेघा, ओ मेघा, जरा मेरे लिए एक कप चाय लेकर तो आना, और हाँ थोड़ा जल्दी। जी मालकिन, अभी लाई। ऐसा कहकर मेघा मालकिन के लिए चाय बनाने किचन में चली जाती है। मौके का फायदा उठाकर रानी अपनी ड्रेस खुद ही जला लेती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है, माँ, ओ माँ, जरा इधर तो आना, देखो इस कलमोही ने क्या किया है। रानी का हल्ला सुनकर रानी की माँ और मेघा दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। रानी की ड्रेस जल गई, ये देखकर मेघा बहुत घबरा जाती है। ये देखो माँ, इसने मेरी कितनी महंगी ड्रेस जला दी। ये ड्रेस पहनकर आज मैं पार्टी में जाने वाली थी। पता भी है कितनी महंगी ड्रेस थी ये? अरे आंखों की अंधी, तूने मेरी बेटी के कपड़े जला दिए। पता भी है तुझे कितनी महंगी ड्रेस है? मालकिन, मैं तो प्रेस बंद करके गई थी, फिर मुझे नहीं पता ये ड्रेस कैसे जल गई। तेरे कहने का मतलब है हम सब जो आंखों से देख रहे हैं वो झूठ है? माँ, बहुत हो गया, अब आप ही मुझे नए कपड़े दिलवाओगी, चाहे उसके लिए आपको इसके 1 महीने की सैलरी क्यों न काटनी पड़े। तभी वहाँ पर मोतीलाल आ जाता है
और अपनी बेटी से कहता है, अरे बेटी, इसमें तनख्वाह काटने वाली क्या बात है। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। जन्मदिन वाले दिन इसे सुबह से लेकर शाम तक काम करवाना। तुम्हारा सारा पैसा वसूल हो जाएगा। सारे मेहमानों की खातिरदारी यही करेगी। आप सही कह रही हैं जी, यही ठीक रहेगा। मेघा, सुना तूने? 2 दिन बाद मेरी रानी का जन्मदिन है। हम बहुत बड़ी पार्टी करने वाले हैं। पार्टी में सारे मेहमानों का ध्यान तू ही रखेगी। और हाँ, एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है मालकिन, मैं आ जाऊंगी। काम खत्म करके मेघा घर चली जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर निर्मला कहती है, बेटी, रानी के बर्थडे में अगर तू जाएगी तो वहाँ पर ढेर सारे मेहमान रहेंगे। ऐसे में तो इन कपड़ों में जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। उनके सामने मैं सोच रही थी कि तू कोई अच्छी सी ड्रेस पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनते अच्छा नहीं लगेगा। तेरे सारे कपड़े किनारों से फट गए हैं। लेकिन माँ, मेरे पास तो कोई ऐसी ड्रेस है ही नहीं। मुझे इन्हीं कपड़ों में जाना होगा। रात हो चुकी थी और मेघा अपने आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मेघा की नजर एक तितली पर जाती है, जिसके पंख मकड़ी के जाले में फंस गए थे। तितली उस मकड़ी के जाले से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मेघा तितली के पास जाती है और बहुत आराम से तितली को उस मकड़ी के जाले से छुड़ा देती है। मकड़ी के जाले से छूटने के बाद वो तितली एक परी का रूप ले लेती है और कहती है, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे पंख उस मकड़ी के जाल से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था। तुमने मेरी मदद की है, तो उसके बदले मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने देखा कि तुम वहाँ बैठी हुई रो रही थी, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख मकड़ी के जाल में फंसे हुए थे। मुझे बताओ, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी परी, कल मेरी मालकिन की बेटी का जन्मदिन है। मुझे वहाँ पर मेहमानों का ध्यान रखने जाना है, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास कोई अच्छे कपड़े ही नहीं हैं, इसलिए मैं उदास हूँ। अरे बस इतनी सी बात। मैं अभी तुम्हारे लिए फूलों की फ्रॉक तैयार करती हूँ। तुम उसे पहनकर जाना। तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। इतना कहकर परी जादू करती है और मेघा के सामने एक बहुत खूबसूरत फ्रॉक आ जाती है, जिस पर बहुत सारे फूल लगे हुए थे, जिसे देखकर मेघा बहुत खुश होती है। परी, ये फूलों की फ्रॉक तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। इतनी सुंदर फ्रॉक मिलने से मेघा बहुत खुश थी। मेघा ने घर के अंदर जाकर वो फ्रॉक अपनी माँ को दिखाई। निर्मला भी वो फ्रॉक देखकर बहुत खुश हुई। मेघा, ये फ्रॉक तो बहुत खूबसूरत है। देखना, पूरी पार्टी में मेरी बच्ची सबसे ज्यादा खूबसूरत लगेगी। अगले दिन मेघा वो खूबसूरत सी फ्रॉक पहनकर पार्टी में जाती है और सभी मेहमानों का ध्यान रखने लगती है। पार्टी में रानी का एक दोस्त अभिषेक आया था, जो बहुत ही स्मार्ट था। उसने रानी को तोहफा दिया। तब रानी बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। मुझे पता है तुम्हारा दिया हुआ तोहफा बहुत कीमती होगा। तभी अभिषेक की नजर मेघा पर जाती है और वो मेघा को देखता ही रह जाता है। रानी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन जल भुनकर राख हो रही थी। रानी अपने दिमाग में एक घटिया सा प्लान बनाती है। अरे अभिषेक, जूस लोगे क्या तुम? मेघा, जरा अभिषेक के लिए जूस लेकर आओ। मेघा अभिषेक के लिए जूस लेकर आती है। रानी जानबूझकर अपनी टांग अड़ाकर मेघा को गिरा देती है और हंसने लगती है। मेघा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अभिषेक ने रानी को जानबूझकर पैर अड़ाते हुए देख लिया था, इसलिए वो भी पार्टी छोड़कर जाने लगता है। अरे अभिषेक, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो मेरा केक भी नहीं कट हुआ है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने उस लड़की को अपना पैर अड़ाकर जानबूझकर गिराया है। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। ऐसा कहकर अभिषेक वहाँ से चला जाता है। 2-3 दिन तक निर्मला और मेघा काम पर नहीं जाते। एक दिन अचानक से अभिषेक अपने मम्मी पापा के साथ मेघा के घर जाता है और निर्मला से कहता है, आंटी जी, मैं मेघा को पसंद करता हूँ। मैं मेघा से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मम्मी पापा को साथ लेकर आया हूँ। हाँ बहन जी, मेरा बेटा सही कह रहा है। उसने मेघा के बारे में जितना बताया था, मेघा उससे भी ज्यादा खूबसूरत है।
हमें मेघा बहुत पसंद है। आप बस शादी की तैयारियां कीजिए। सबकी बातें सुनकर मेघा शर्मा जाती है। निर्मला बहुत खुश थी कि उसकी बेटी का संसार खुशियों से भर गया। धूमधाम से अभिषेक और मेघा की शादी होती है। मेघा की जिंदगी एकदम से बदल गई थी। अपने जीवन में अभिषेक जैसा लड़का पाकर वो बहुत खुश थी। इस तरह मेघा अपने पति के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी।